IAEA के प्रमुख हैं राफेल ग्रोसी। अब राफेल ग्रोसी जिस दिन स्विट्जरलैंड के उस होटल के अंदर, रिजॉर्ट के अंदर बातचीत हो रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, जिसमें पाकिस्तान और कतर के भी नुमाइंदे मौजूद थे, ग्रोसी भी वहाँ पर थे। और ग्रोसी ने ये कहा कि जब मैं अंदर मौजूद था, ये जो खबर आई है, उनके ही सामने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत हुई ईरान के साथ, जहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदों को, इंस्पेक्टर्स को ईरान के अंदर जाने की इजाजत की बात हुई थी और ईरान ने इस पर हामी भरी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ईरान पलट गया? अब इसके दो चीजें हो सकती हैं। सवाल ये ना, क्यों ऐसा हुआ? इसके दो ही वजह हो सकती हैं। पहली वजह जो मैंने आपको बताया था, पहली वजह क्या थी कि जो फ्रीज किया हुआ एसेट पड़ा हुआ है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, वो अमेरिका कब रिलीज करेगा, किस तरह से रिलीज करेगा। अब अमेरिका ने उसमें भी एक शर्त रखी है। अमेरिका ने उसमें कहा है कि अगर हम फ्रीज किए हुए एसेट्स आपके लिए खोल देंगे तो उससे जो पैसा आएगा उससे आप हमारे, यानी कि अमेरिकन जो भी कंपनीज हैं, चाहे वो आप खरीदे, चाहे आप कह सकते हैं कि आप खाना खरीदेंगे, फूड आइटम्स खरीदेंगे या फिर दूसरी चीजें खरीदेंगे, तो अमेरिका से खरीदनी पड़ेगी। तो शर्त ये रखी जा रही है अमेरिका की ओर से, अगर हम आपके डीफ्रीज कर देते हैं आपके अकाउंट्स को और आपको पैसा मिलता है तो उससे आप हमसे चीजें खरीदेंगे बनिस्बत कि किसी दूसरे देश से खरीदेंगे। तो एक शर्त रखी गई है। लेकिन अभी तक ये जो फंड रिलीज करना या डिफ्रीज करना है, इसको लेकर अभी तक मामला फंसा हुआ है, जिस वजह से ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के नुमाइंदों को अपने देश में आने के लिए इजाजत नहीं दी है, वक्त नहीं दिया है। दूसरी बात है कि ईरान को निरीक्षण को इसकी सही जानकारी देनी होगी, यानी कि जो भी निरीक्षण करने के लिए आएंगे को सही जानकारी देनी होगी कि आखिरकार उनके ये जो साइट्स हैं उनकी क्या हालत है, वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। और जो कुछ इलाके हैं खासतौर पर जैसे कि इस्फहान है, फार्दो है और साथ ही नतांज है, ये तीन जो न्यूक्लियर साइट्स है जहाँ पर हमले हुए थे, इनकी हालत कैसी है। और ये माना जा रहा है कि जल्दी तारीख, हालांकि तो ग्रोसी तो ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द तारीख दे दी जाएगी, क्योंकि जो स्विट्जरलैंड में बातचीत हुई थी उसमें इसका जिक्र हुआ था। और एजेंसी अपनी स्वतंत्रता पर जोर दे रहा है कि हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता मिले कि हम जाएं और हम जाके देखें कि किस तरह के हालात इन साइट्स पे है और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए, दरअसल जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है, इसके लिए सबसे जरूरी होगा कि जो इसमें तीन जो अहम साइट्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं नतांज की। अब नतांज क्या है? नतांज एक ऐसी जगह है जहां पर एनरिच यूरेनियम मौजूद हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो संवर्धन किया जाता है, यूरेनियम को एनरिच किया जाता है, उसका प्लांट लगा हुआ है नतांज में। अब नतांज में बॉम्बिंग हुई थी, 2025 में भी हुई थी, 2026 में भी हुई है। और ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो अंडरग्राउंड फैसिलिटीज बनी हुई थी उसको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। और हो सकता है कि कुछ जो एनरिच यूरेनियम है, जो 400 किलो एनरिच यूरेनियम की बात हो रही है, वो नतांज में भी हो सकता है जो अंडरग्राउंड में है, लेकिन वहाँ इतनी बॉम्बिंग हुई है कि वहाँ पर पहुँचकर उसे निकालना या हटाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए ग्रोसी कह रहे हैं कि उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहिए कि जब वो जाएं तो उनको पूरी जानकारी भी दी जाए और उनको साइट्स तक जाने के लिए इजाज़त मिले। उसी तरह से अब फार्दो भी है, फार्दो में भी यूरेनियम एनरिच किया जाता है, वहाँ पर भी 25 में 26 में हमला हुआ है। वहाँ पर भी माना जा रहा है कि इतना डैमेज हुआ है कि वहाँ पहुँचना, जहाँ पर कि ज़मीन के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी दिक्कत होगी। अब तीसरा आता है इस्फहान। अब इस्फहान में रिसर्च सेंटर है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। अब कहने के लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि नतांज और फार्दो से जो एनरिच यूरेनियम है उसे लाकर इस्फहान में रख दिया गया था। तो ये तीन जो साइट्स है, इन तीनों साइट्स पर हमले हुए हैं और तीनों साइट्स में डैमेज काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और ग्रोसी का ये कहना है कि जब तक वो इन साइट्स पर नहीं जाते हैं, तीनों साइट्स पर, और जाकर एनरिच यूरेनियम के बारे में जानकारी नहीं जुटाते हैं, तब तक वो ये नहीं बता सकते हैं कि जो उनके पास यूरेनियम है या फिर जो उनके पास एनरिच करने की क्षमता है उससे बॉम्ब बनाया जा सकता है नहीं। और अगर वो ये बताएंगे कि हाँ उनके पास जो एनरिच यूरेनियम है इससे बॉम्ब बनाया जा सकता है, उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका तो पहले दबाव डाल रहा है। ये सारी चीज़ें ग्रोसी और उनकी टीम तय करेगी और रिपोर्ट देगी, लेकिन इसके लिए ईरान को पहले मानना पड़ेगा। और ईरान इस पे मान नहीं रहा है, क्योंकि ईरान को ऐसा लगता है कि अगर उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को इजाज़त दे दी और अगर वो उनकी इन साइट्स पर पहुंच गए और उन्होंने वहां पर अपना काम शुरू कर दिया, तो ऐसे में क्योंकि उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था हॉर्मुज, वो उन्होंने खोल दिया है, उसके बदले उनको तेल बेचने की छूट मिल गई है।
दूसरा, उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार बचा हुआ है जिसके तो निगोशिएशन कर सकते हैं अपने फ्रीज फंड्स को निकालने के लिए, वो है ये न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को इसीलिए वो अपने पास रखना चाहते हैं कि जब तक उनकी आखिरी शर्त, जो अहम शर्त है कि फंड्स को लेकर बातचीत ना हो जाए या फिर लेबनान का मुद्दा भी उठाते हैं वो बातचीत ना हो जाए, उस पर कुछ तय ना हो जाए, तब तक वो जो इंटरनेशनल एजेंसी है, एटॉमिक एनर्जी की एजेंसी है, उसके इंस्पेक्टर्स को निरीक्षण करने के लिए वो आने नहीं देंगे। और अगर ये इजाज़त नहीं मिलती है तो फिर मान के चलिए कि डोनाल्ड ट्रंप भी इस डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो यही जो सवाल उठाया गया है कि क्यों न्यूक्लियर की वजह से ये डील टूट सकती है, उसकी ये वजह है, वो है कि अमेरिका और ईरान के बीच में इस वक्त ठन गई है कि इस्फहान, फार्दो और नतांज में जब तक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के निरीक्षक नहीं पहुंचेंगे, जब तक जाके वहां पर सर्वे नहीं करेंगे और वहां के हालात को नहीं बताएंगे, तब तक ये बात आगे नहीं बढ़ सकती। और हो सकता है कि अमेरिका जो फ्रीज किए हुए फंड्स हैं उसको आगे रिलीज भी ना करे। और आगे देखना होगा कि ये दोनों देश मिलकर किस तरह से जो ये गतिरोध फिर से तैयार हो गया है, पैदा हो गया है, इसको कैसे हटाते हैं।